अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अधूरा है हर एक सपना हमारा, कभी झोले कभी सावन नहीं है, ये मर जाती है अपनी मौत खुद ही, मोहब्बत का कोई दुश्मन नहीं है। वो घर में दाखिल हुआ तो कोई चीज़ चलने की भूख आ रही थी। घर घबरा के तेज़ी से कॉरिडोर का डोर खोल के अंदर की तरफ दाखिल हुआ। किचन में से उसे अब्बा कुछ करते हुए नजर आए। क्या जला दिया बाबा आपने? वो हॉल रूम का पंखा ऑन करके स्विच ऑफ बोर्ड तक आया। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा था। क्या करें हैं बाबा, हटिए आप। उसने ज़बरदस्ती सुल्तान अहमद को हटाया जो पता नहीं क्या पकाने में इतने महू थे। यार भूख लग रही थी, पराठा बनाने की कोशिश कर रहा था। वो वाकई भूख से बेहाल लग रहे थे। ये पराठा आपसे नहीं बनेगा, मैंने पराठा ला के तो रखा था, वो क्यों नहीं फ्राई करके खाया? सुबह ही ख़त्म हुए हैं। फराज ने कहा, इतने छोटे छोटे पराठे मेरे 4 नवाले भी नहीं होते। ये फराज भी किस, बस मैं पूरे 8 पैकेट लाया था। वो तुम्हारी लाडली 2 पैकेट बना के स्कूल ले गई है, कह रही थी उसके फ्रेंड्स ने आज पार्टी रखी है, कुछ सब कुछ ना कुछ घर से ला रहे हैं, मैं इसलिए वो पराठे ले गई। बाबा ने तफसील से दोनों के बारे में बताया। वहाँ दहाज उनके लिए ब्रेड सेक रहा था। लीजिए आपका खाना रेडी है। ट्रे में ब्रेड और 2 अंडे फ्राई करके उनके आगे रखे। बाबा अब आप सीरियस होकर सोच लें, पूरा दिन अकेले पड़े रहते हैं और इसमें बुराई भी नहीं है, कम से कम घर में कोई औरत तो आएगी। वो खासी संजीदा लहजे में बोला और ऐसे बोला जैसे उनका बुजुर्ग हो। सुल्तान अहमद ने खासे तीखे तेवरों से उसे घूराया, क्योंकि वह हाज का रोज़ का सबक यही होता था। जवान औलादों के आगे मैं शादी करता अच्छा लगूंगा बाबा, आप अभी भी डैशिंग और हैंडसम है, मेरे बड़े भाई लगते हैं, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वो छेम के ज़रा गुस्से में हुए। उस वक्त उन्हें भूख ज़्यादा लग रही थी और वो उस रोज़ के मौसम से बेजार हो गए थे। मैंने तुम लोगों को सर चढ़ा कर रखा है, इसलिए तुम आज बाप को मशवरा दे रहे हो। शादी मुझे तुम्हारी करनी है, कान खोल के सुन लो। उन्होंने कतई और हतमी फैसला दिया। वो उन्हें देखने लगा। सुल्तान अहमद ने सिर्फ अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादी का नहीं सोचा था। रूह सिर्फ चंद माह की थी और सायरा बेगम सिर्फ बुखार में मुब्तला होकर छोड़ के चली गई थी। नन्ही रूहे को उन्होंने कैसे पाला वही जानते थे। वहाज उस वक्त 14 साल का और फराज 7 का था। वहाज ने भी उन्हें अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को बहुत अच्छी तरह रख के बाबा का साथ ही दिया था। ये नामुमकिन है। वो उठने लगे। वहाज तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की और मैं समझता हूँ कि बहू घर आएगी तो घर को वही संभालेगी। ज़रूरी है कि वो घर ही संभाले? क्या पता घर ही अलग बना ले। वो तरकीब बोला, तुम खुद को मजबूत बना के रखोगे और मोहब्बत और प्यार से तो क्यों तो अलग घर बनाएगी वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या पता। उस आते ही ससुर और देवर नंद कटकने लगे, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ अलग घर की फरमाइश करती हैं शादी के बाद। बिला वजह कोई लड़की अगर अलग घर की फरमाइश नहीं करती। सुल्तान अहमद उसकी उल्टी सीधी बातों से अक्सर परेशान और फिक्रमंद हो जाते थे। वो शादी का मफहूम ही गलत समझता था, जबकि वो समझते थे रूहें बड़ी हो रही तो घर में एक औरत का होना ज़रूरी था। पापा आपको नहीं पता, ये लड़कियां कभी मैच्योर होती ही नहीं। बेवकूफ़ अकल का खाना ला खाली। अगर हर लड़की समझदारी से चले तो मुल्क में सुधार आ जाए। फजूल की बात नहीं करो, तुम्हें अपने घर की सुधार की ज़रूरत है, मुल्क की सुधार की फ़िक्र छोड़ो। उन्होंने तरश्त लहजे में उसे सरनशीश की। वो आज मुस्कुराने लगा। वो अक्सर ऐसी बात को घुमाता था, मगर ये तय है मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। वो भी पुरजोर लहजे में जता के चला गया। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें भी बीवी की ज़रूरत है। ये जो हर वक्त गुस्सा सवार रहता है, बेतरतीबी की वजह से वो सब खत्म हो जाएगा। वो भी नौजवानों के तकाज़ों का खूब समझते थे। गुस्सा तो मुझे आपकी ज़िद पर सवार रहता है, आप ही शादी कर लें। उससे हाँक लगाई। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं तुम्हारा बाइकआउट कर दूंगा। बाबा की आखिरी धमकी बस यही होती। वो करते भी ऐसा ही थे। 1-2 दिन तक वह हाथ से बात करना बंद कर देते थे। अच्छा सुने, मुझे बता दे रात के लिए क्या लाऊं? रूह और फराज आ जाएं कोचिंग से, फिर उनसे पूछ के लाना। सुल्तान अहमद डाइनिंग टेबल से ट्रे उठा के किचन में ले गए और वह खासे कमज़ोर और बीमार भी रहने लगे थे। ब्लड प्रेशर बात बात पर बढ़ जाता था। शुगर अलग हो गई थी। मीठे को शौकीन थे और अब छुप के खाते थे। वाह भाई क्या ज़बरदस्त सीन था। बस हीरो हीरोइन से मोहब्बत का इज़हार नहीं करता था। तुम आहिस्ता बोला करो, अम्मी ने सुन लिया तो बस सर से ज़बरदस्ती डांट पड़ेगी। शबनम भाभी ने समझाया, आहिस्ता ही बोल तो रही हूँ। आयशा ने डाइजेस्ट जल्दी से रैक में छुपाया। अम्मी की डांट पड़ सकती थी क्योंकि वो यही लाउंज की तरफ आ गई थी। तुम ऐसे ही बैठी हो, मुनीब के कपड़े इस्त्री करने को कहे थे, इधर के आके बैठ गई। उन्हें वो टीवी देखती नजर आई तो वो सर्जिश किए बगैर फिर भी नहीं रह रही थी।
तायशा का मुंह बन गया। अम्मी मॉर्निंग शो ही तो देख रही हूँ। शबनम भाभी मुस्कुरा रही थी। वो सबूर के लिए फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रही थी। वो सुबह स्कूल जाते हुए लंच में बनाने की फरमाइश करके गया था। तुम्हारे मॉर्निंग शो को अलग आग लगे, उठो जल्दी इस्त्री करो, और हाँ उसके अलमारी के कपड़े भी तह करके रख देना, सारे बिखरे पड़े हैं। अम्मी मैं इकलौती हूँ, ज़रा भी आपको मेरा ख्याल नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ले पा लिखूँ। वो मनमनाती हुई चिढ़ के गोया हुई, ज़्यादा फजूल बकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? इकलौती हो तो सर पर बिठा लो। अम्मी मैं अब ऐसा भी नहीं कह रही। अम्मी ने टीवी ऑफ कर दिया तो वो और खिस्से आ गई। तुम्हारे बाप और भाइयों ने तुम्हें नकारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ससुराल जाके बस ये रसाले टीवी और ड्रामे ही देखोगी। क्या मतलब है ससुराल जाके लड़की को ये सब देखना मना होता है? वो तरकी बेतरकी बोली। फजूल की बातें करवा लो उससे तो बस। जाओ तायशा, अम्मी तुमसे कह रही हैं वो करो, क्यों उन्हें गुस्सा दिलाती हो? शबनम भाभी ने उसे प्यार से समझा के उठने को कहा। वो तो शुक्र करो तुम्हें भाऊजी भी अच्छी मिली है, वरना तुम जो इतनी पड़पड़ बोलती हो वो सब बंद हो जाती। जब सारा काम खुद करना पड़ता। रफत को बहू अच्छी मिली थी, वो शुक्र अदा करती थी जिसने घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाया हुआ था। शबनम भाभी मुस्कुराने लगी। ताशा घर से आके उठ गई। उसका जहन अभी भी ट्रेजेस की हीरोइन में उलझा हुआ था। हीरो ने अभी तक मोहब्बत का इजहार जो नहीं किया था। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? शादी के बाद बीवी उससे मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते? अरे थोड़ा रोमांस भी तो होता है। वो मुनीब के कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ खुद से भी हम कलाम थी। सारा का मंगेतर तो उससे मोहब्बत और प्यार का इजहार करता रहता है, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। ताशा को अपनी खाला आज़ाद कज़न याद आ गई जिसकी अभी गुज़िश्ता दिनों में मंगनी हुई थी। उससे दोस्ती भी बहुत थी, दोनों बातें भी खूब करती थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या होगा, कहीं खड़ूस ही नहीं मिल जाए, चची जान के भतीजे जैसा जो मुस्कुराता भी नहीं हंसती। ये मैं उससे क्या सोचने लगी, जल्दी से खुद को गर्दिश की और अलमारी के कपड़े तह करने लगी, वरना अम्मी की फिर डांट सुनने को मिल सकती थी। अलमारी की सेटिंग करके वो बकिया मॉर्निंग शो को देखने लगी। बैठ गई। दोपहर में तो फ्राइड राइस बना रही हूँ, तुम ऐसा करना सलाद बना लेना। ओके भाभी। वो सोफे पर दोनों घुटने समेट के बैठी हुई थी, फिर ये देखने बैठ गई। अम्मी काम करके बैठी हूँ, देखने देना। अम्मी ने भाभी ने उसकी हमायत में कहा। तुम ऐसे उसे भी तो देखो काम से कितना बचती है। काम से बचती नहीं है बल्कि जल्दी करती है, बस उस थोड़ी तफरीह भी चाहिए होती। आप जानती थी इस उम्र में लड़कियां क्या क्या शौक रखती हैं। उसे सिर्फ रसालों और टीवी के शौक है, खाने पकाने की उसे क्या दिलचस्पी है? वो तो तुमसे बचा लेती है हो मगर इसका बचा लेती हो, मगर इसका भी तो सोचो। ससुराल में हर तरह का काम करना पड़ता है। खुद को देखो, तुम सारे काम करती हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने सब कुछ सिखाया। मैं भी चाहती हूँ ये सारे कामों की आदत डाले। रफत उसलिए भी उसके पीछे पड़ती रहती थी। उनकी देवरानी आमना ने हल्का सा जिक्र किया था अपने भतीजे के रिश्ते का। हो सकता है उनका इरादा हुआ हो और वो उनके घर का इंतज़ाम जानती हो। माँ सर पर नहीं थी, बाप ने ही बच्चों को पाला था। आमना तो हर हफ्ते जाके भाई की खबर ले आती थी। अम्मी जब सर पर पड़ेगी तो कर लेगी। जब मुझे उसका अंदाज़ा है। भाभी को जैसे कभी उम्मीद थी वो सारे काम खुश सलूबी से करेगी। वो अपनी सास को हर वक्त तसल्ली और इत्मीनान दिलाती रहती थी। ताशा को भाभी की ही स्पॉट्स हासिल थी, इसलिए भी वो फैल जाती थी। आमना फूफो सुबह से आई हुई थी। हफ्ते को बच्चे की स्कूल की छुट्टी होती थी, इसलिए वो अक्सर हफ्ते को सुबह से ही आ जाती थी और रात को घर जाती थी। उस बहाने और सबको ढंग का खाना मिल जाता और कुछ वो पका के फ्रीज भी कर जाती थी। समझा लो उसे, मेरे सर पर सहरा सजाना चाहता है। इस उम्र में सुल्तान अहमद ने उसे गोया शिकायत ही की। वहाज पहलू बदल के बैठ गया। उसे इतने शोर से कोफत होती थी। इस असफर, समीर और निमरा के साथ साथ फराज और रूह का भी शोर था। लगता है भाईजान आपको ही करनी पड़ेगी शादी। आमना की दिमाग तो बहुत कुछ सोच रहा था क्योंकि वहाज किसी तरह भी काबू नहीं आ रहा था। शुक्र है फूफो आपको भी मेरी बात समझ आई। शर्म तो आती रही। बाप की शादी की बात करते हो। मुझे अगर शादी करनी होती तो रूह जब छोटी थी उसी वक्त कर लेता, मगर मैंने सिर्फ तुम लोगों को सोचा। मेरे बच्चों पर दूसरी माँ का साया ना पड़े, क्योंकि ये मुझे गवारा नहीं था। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। आज बड़ा बेटा इस काबिल हो गया है उसके सर पर सहरा सजे, मगर वो बाप के पीछे पड़ा है। सुल्तान अहमद खासी संजीदा और बरहम हो रहे थे। आमना ने उनके चेहरे के तासरात देखे, वो बहुत दिल गिरफ्तार भी नजर आ रहे थे। हर वक्त बच्चों की फिक्र रहती थी। शादी की आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं। वहाज ने कोया उन्हें जताया। इस घर को बहू की ज़रूरत है और ये ठीक बात भी है। मुझे तुम लोगों के फ़र्ज़ अदा करने हैं, ज़रूरी है मेरा फ़र्ज़ अदा करें। और ये कहाँ लिखा है कि जो आपकी उम्र है उस समय में लोग शादी नहीं करते? अगर मैं आपकी तन्हाई का ख्याल करके ज़िद कर रहा हूँ तो क्या गलत है? तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उन्होंने उससे डांटा। वहाज लब फेंच के रह गया। बाबा का चेहरा दृष्ट हो रहा था। अरे आप लोग तो लड़ने लगे। अमना दरमियान में बोली। उठे क्योंकि दोनों बाप बेटे में सीरियस मामला होने लगा था। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। फूफो मैं तो जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आज सुबह ही उठ गया था ऑफिस से छुट्टी। मैंने आराम के लिए 2 दिन आराम ही कर लूँ। बैठ जाओ आराम से और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने वहाज का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती सोफे पर बैठाया।
जवान हो गए हो, अब कोई बच्चा नहीं हो और कोई बच्चे नहीं हो और शादी तुम्हारी ही होगी, ऐसा मैं करूँगा नहीं। उसे अब भी ज़िद्दी लहज़े में अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया। मैंने सोच समझ के तुम्हारे जिस लड़की का इंतख़ाब किया वही उसके घर के लिए ठीक रहेगी। तुम उसे कुछ भी कह लो, तुम उसकी ज़िद जानती हो। सुल्तान अहमद अपने बेटे की ज़िद्दी तबीयत से तफक्कर ज़दा रहने लगे थे, मगर मेरी भी ज़िद है और उसे माननी होगी। फूफो प्लीज़, उसे चिढ़ के और उनके आगे हाथ जोड़े। भाईजान, मैंने मोइज़ भाई की बेटी तायशा, व्हाट, वो लड़की कभी नहीं। वो तो बैठे से उछल गया क्योंकि तायशा को वो जानता था। टीवी रे साले, सिर्फ उसका खप्त था। दूसरी बात, उसे कोई काम नहीं आता था। वो जब भी फूफो से मिलने गया था उस लड़की के गुण पता रहते थे। आमना जॉइंट फैमिली में रहती थी, सीधी सादी लड़की और लड़कियों की तरह उसमें चालाकी और मकारी नहीं है। फूफो, आपको ये सब कैसे पता? वो तंजिया बोला, मैं ताशा को अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी बच्ची है, इसलिए तुम्हारे लिए यही मुनासिब रहेगा। ऐसा तो आप समझ रही हैं और आप जानती हैं उस लड़की में सिवाय बचपने के कुछ नहीं है। कुछ में चोर लड़कियों का काम है उस घर में। वहाँ झड़ियल घोड़ा बना हुआ था, उसने जैसे मसम इरादा बांधा हुआ था शादी ना करने का। शादी के बाद सारी लड़कियां ठीक हो जाती हैं और फिर जब गोद में बच्चा आता है सारा बचपना खत्म हो जाता है। आमना उसे खासे मर्द मुराना लहजे में समझा रही थी। वहाँ से छेम के पहलू बदला, जबकि सुल्तान अहमद के लब मुस्कुराने लगे, क्योंकि आमना जो प्लानिंग करके आई थी उससे वो अच्छी तरह वाकिफ था। मगर मुझे इस लड़की से क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी, आप बाबा से की करवा दें। उस लड़की से? सुल्तान अहमद ने झट कहा, नहीं, किसी और दूसरी लड़की से। भाईजान, मैं तो अपनी झटानी से ताशा के लिए बात कर ली है। फूफो, आपने ऐसे कैसे कर ली? पहले मुझसे तो बात करती हो, फिर मेरी ज़िंदगी का फैसला आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तुम्हारी फूफो हूँ और फूफो भी माँ की तरह होती है, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर सकती हो। और फैसला बिल्कुल सही है, उन्होंने दो टोक लहजे में उसे जताया। वहाज तेज़ी से वहाँ से उठ गया। सुल्तान अहमद से वो कह गई थी वहाज के लिए वो बात कर चुकी है और वो वहाज की शादी ताशा से ही करवा के रहेगी। तो माँ, सामान की लिस्ट बना लेना, क्या क्या चाहिए। उसने रहुआ से कहा जो कंप्यूटर के आगे बैठी गेम खेल रही थी। यार भाई, ये मुझे लिस्ट नहीं बनवाया करे, मुझे बहुत उलझन होती है। फिर बाद में फराज भाई कहते हैं तुमने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। वो किसी आगे बेजारी से बोली, आप शादी कर लेंगे तो कम से कम हम लोगों के लिए आसानी तो होगी। ये अम्मा बन के बातें कब से करने लगी हो? वहाज ने उसके सर पर चपत लगाई। फुप्पो कह गई हैं आपकी शादी का भी वो तायशा बाजी से सच भाई, मेरी और उनकी खूब जमेगी। जिंदा दिल से हर चीज़ के शौक रखने वाली तुम दो बच्चे इस घर में कम हो जो दूसरी के आने के इतनी खुश हो रही हो। नागवारी से गोया हुआ और वह तायशा को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, मगर आमना फूफो के सख्त ऑर्डर पर वह चुप था, मगर अपनी जिद पर कायम भी। आपको ऐसा लगता है वो बच्ची है, वरना वो बहुत अच्छी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अच्छी है या बुरी, मुझे वो सर से पसंद ही नहीं। तुम जल्दी से लिस्ट बनाओ, मुझे दे के जाओ, मैं अंदर अपने रूम में हूँ। वो उसे संजीदा लहजे में कहते हुए चला गया। वह आज का तायशा के नाम पर मूड ही खराब हो गया था। वो शादी की झमेलों में पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस घर में एक मैच्योर लड़की का काम था जो आते ही सब कुछ संभाले, और ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। सुल्तान अहमद ने सख्ती से मना कर दिया था, उनसे शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। ये लीजिए लिस्ट, और हाँ, मायोनीज की 2 बोतल लाइएगा। रूहे ने लिस्ट के उसके हाथ में थमाई। लास्ट टाइम भी 2 ही लाया था, तुमने ही स्कूल में लेकर जाके ख़त्म की थी। वहाज ने उसके कान खींचे। वो तो मैं सैंडविच लेके गई थी, वो मन मनाई। तुम्हारी रोज़ रोज़ की स्कूल की पार्टियों में से मैं तंग हूँ। तुम पढ़ती भी हो या पार्टियाँ करती रहती हो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। लंच मैं लेके जाती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाती हूँ तो पार्टी हो जाती है। वो वजाहत देने लगी। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ऐसा करना, मैं नहारी लाऊंगा, बर्तन वगैरह सेट करके डाइनिंग टेबल पर लगा दे लेना। वो ब्लैक पैंट पर ब्लू शर्ट में निखरा सा हदायत देता हुआ निकल गया था। उसे जैसे ही तनख्वाह मिलती थी करीबी सुपर स्टोर से महीने का सौदा सरफ ले आता था, ताकि घर में परेशानी ना हो। रास्ते में आमना फूफा की कॉल आ गई तो उसे वापसी में उनकी तरफ से भी जाना पड़ा। वहाँ छिचकता हुआ अंदर आया, क्योंकि कॉरिडोर और हॉल कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ है सब? उसने इतराफ में निगाह दौड़ाई। अरे चाची जान, अने अब्बू अम्मी से बात की है, और उसी अखर से अकब से तायशा की आवाज़ आई, मगर दिखाई नहीं दी। कहाँ से? शायद वो ड्राइंग रूम में किसी से सेल पर बात करे। तुम्हें नहीं पता वो शख्स हर वक्त गुस्से में ही रहता है, किसी की सुनता तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं रोमांस भी आता है या नहीं, लाहौल को होता। वहाज को इसकी ऐसी बात सुन के गुस्सा ही आ गया। उस लड़की को यही लाओबालीपन और बचपना तो उसे पसंद नहीं था। पता नहीं फुप्पो ने उसको क्या देखा था। अरे रुको, मुझे लगता है बाहर कोई है। वो जैसे ही सेल को लाकान से लगाए बाहर आई, वहाज को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उफ, मारे गए। वहाज का आंखों में गुस्सा नुमाया था। ताशा सरपट अंदर भाग ली। कुछ ही देर में आमना फुप्पो और भाभी आ गई थी। आपने शायद किसी काम से बुलाया था। हाँ, मैंने कौरमा बकाया है था, ले जाओ। फुप्पो, उसकी क्या जरूरत थी, मैंने हारी लेकर जा रहा हूँ। वहाज को अच्छा नहीं लगता था। आमना भरी ससुराल में रहती थी, यूँ हर वक्त खाना पका के देना, कहीं कोई एतराज़ नहीं करे। गोश्त तो मैं तुम्हारे घर से लाई थी। भाईजान ने कहा कौरमे का दिल कर है, पका के भेज देना। आमना ने बॉक्स पैक करके उसे थमाया। वहाज ठंडा चलेगा? भाभी ने पूछा। अरे पूछती क्या हो, ले आओ। ताशा की अम्मी भी आ गई थी। वहाज को भी मरवत में बैठना पड़ा, मगर उसके कानों में ताशा की बातें गूंज रही थी।
जब से उसे इल्म हुआ था वहाज का प्रपोजल उसके लिए आया, उसका किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि अम्मी अब्बू ने उसे कहा था वो उन्हें मस्बत जवाब ही देंगे। भाभी मेरे लिए यही शख्स रहेगा, ज़रा भी नहीं हंसता और गुस्सा तो नाक पर रहता। ताशा क्लब काट कर रहेगी, तुम जाके उसे हंसाने वाली बातें करना और गुस्से वाली बातें नहीं करना। भाभी मायने खेसी से मुस्कुराती हुई गोया हुई, आपको मज़ा आ रहा है? वो मुंह बसोड़ने लगी, अरे मुझे तो खुशी हो रही है, तुम अच्छे घर में ब्याह ब्याह कर जा रही हो। उन्होंने उसके रुखसार पर हल्की सी थपकी दी, मगर आप जानते हैं मुझे वो शख्स अच्छा नहीं लगता, शादी हो जाने दो। फिर वो अच्छा भी लगने लगा। वो फिर उसे मानी खसी से छेड़ने लगी थी। ताशा उन्हें घूरने लगी, दुनिया में मेरे लिए सिर्फ यही एक रिश्ता रह गया था। अरे भाभी अम्मी और अब्बू को कहिए ना, कुछ दिन इंतज़ार तो करें, हो सकता है अच्छा रिश्ता आ जाए। ताशा को परेशानी वो आज की संजीदा मजाक की थी, तो बात भी नाप तोल कर करता था, और कल की उसकी सारी बातें भी तो सुन ली होंगी उसने, कैसे वो सेल के लेके भागी थी। भाभी को असल बात से तो आगाह ही नहीं किया था। तुम देखो वो आज पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है, घर में और कोई भी नहीं है, सब तुम्हारे कहने पर चलेंगे, ऐसा आमना चच्ची कह रही होंगी। उसे छट कर वहाँ, हाँ वही कह रही थी। शबनम भाभी ने ऐसा रहलाया, भाभी ऐसा आमना चच्ची को लगता है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ताशा के अंदर तो डर नीचे गाड़े बैठा था। आप लोगों को पता नहीं क्या सोची है, मेरी शादी की पहले सारा की तो इंजॉय कर लेती, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। उसे सारा की शादी का भी अफसोस था, क्योंकि उसकी शादी ईद के बाद थी। उसने क्या क्या नहीं सोचा था, कैसे कैसे ड्रेस पहनाएगी। अरे अपनी शादी के बाद तो ज़्यादा खुल के इंजॉय करोगी, साड़ी शरारे लहंगा पहनना। भाभी ने हंस के कहा, रहने दे, आपने मुझे चढ़ाए जा रही हैं। वो नाखून कुतरने लगी, जहाँ कोई फिक्रमंदी की बात हुई वो नाखून चबाने लगी। अब नाखून तो नहीं चबाओ। उन्होंने ताशा के हाथ पर हाथ मारा, वो घिसा के रह गई। शबनम भाभी उससे प्यारी भरी निगाह डाल के चली गई, और वो उसे कुछ वक्त सोचने का भी देना चाह रही थी, ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। हाय मुझे पर अपनी इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, कैसे मैं मैनेज करूँगी। उसे तो सोच सोच के होल उठ रहे थे। मासी नाम के उनके घर में कोई ज़ीरो भी नहीं थी, मगर आमना ने उसे तसल्ली दी थी कि वो मासी का बंदोबस्त कर देगी। कैसे सब करूँगी, कितने आराम चैन की मेरी ज़िंदगी है। वो सर तके पर रख के लेट के कहते हैं कि जब कोई परेशानी आती है तो बता के नहीं आती, और उससे अपनी शादी भी वहाज के साथ एक परेशानी ही लग रही थी। वो जो जिम्मेदारियों से भागती थी, अब जब अचानक सब कुछ पढ़ सब कुछ पढ़ने वाला था, यही सोच सोच के घबराहट तारी होती। वहाज तुम्हें भी मैं ही मिली थी। आमना चच्ची खुद ज़बरदस्ती तुमसे करवा रही हैं। हाय अमना चच्ची मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं, वो खुद ही हम कलाम थी। हाय मेरे साले टीवी तो लगता है सब खत्म हो जाएगा। सारा की बच्ची तूने है नज़र लगाई है मुझे, मैं कैसे आज़ाद भी रही हूँ, और मुझे तुझे तो देखते कि जेलसी होगी। कैसे तेरा मंगेतर तुझसे प्यार और रोमांस की बातें करता है। वो चेहरे के तासरात बदल बदल के सारी बातें सोचे जा रही थी। मुझे कभी उम्मीद है कि आमना चच्ची मेरी अपने बददिमाग भतीजे से शादी करवा के रहेंगी। उसका चेहरा रोने जैसा हो रहा था। आज तो रात का खाना भी नहीं खाया था। घर में उसकी शादी की भी जो बातें हो रही थी, पता है रमज़ान भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी तो ईद भी ख़राब करवा देंगे। उसने आंखें बंद कर ली थी, सोच सोच के सर दुखने लगा था, और वो वहाज के बारे में अच्छा सोचना चाहती थी, मगर वहाज के कल के चेहरे के तासरात उसे और डरा रहे थे, क्योंकि बस सारा से उसके मुतल्लिक़ ही तो बातें कर रही थी। पता नहीं बाद में कैसा रिएक्ट करेगा ये शख्स, कहीं जान से ही ना मार दे। बाबा सुन ले, मैं किसी तरह भी उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। वह आज का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि ताशा किसी से उसके मुतल्लिक जो बातें करी थी उसे सोच के तो उसे हैरानगी के साथ साथ गुस्सा भी आया था। उसे अंदाज़ा लगा लेता ताशा ख्वाबों ख्यालों और सालों की दुनिया में रहने वाली लड़की है, वो हकीकत को नहीं जानती थी। ठीक है, अपने बाप को बेइज्जत करो और करवा दो बहन के ससुराल में। सुल्तान अहमद संजीदा अफसरदा लहजे में गोया हुआ है। वो हाज की अकड़ की वजह से दिल गिरफ्तार हो गए थे। भाईजान आपका क्या, शादी कर लें, एक कोने में वो पड़ी रहेगी, कम से कम हमारे काम तो कर देगी। फ्रांस ने जैसे माकूल तजवीज़ दी थी, तुम्हारे काम वैसे भी हो रहे हैं, ज़रूरी है वही आकर करे। उसे फ्रांस को डांट दिया। आप आमना फुप्पो को मना कर दे, मुझ में सामना करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आमना ने बात पक्की कर दी। सुल्तान अहमद उसके तने हुए चेहरे को इस्तेफामिया निगाहों से देखा। इस घर को मैं चोर लड़की की ज़रूरत है, तुम अपनी फजूल बात अपने पास रखो। उन्होंने उसे झड़क दिया। मैंने बुलाया है आमना को, रात में आएगी, तुम खुद बात कर लेना। उन्होंने हाथ उठा के गोया बात ही ख़त्म कर दी। वहाज के स्या के रह गया। फराज बड़े सोफे पर दबका बैठा था, रूहे लब फेंस के अपने ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा भाई को तासुब से देख रही थी। रात में आमना आ गई थी, साथ में जाकर भी आया था। उन्होंने पहले तो वहाज की अच्छी तरह खबर ली, और फिर उन्होंने जो धमाका किया वो वहाज को हिला के रख गया। पुप्पा आप ये क्या कह रही हैं? उसकी तो समात यकीन ही नहीं कर रही थी। तुम्हें नहीं करनी तो नहीं करो, क्योंकि मैंने ज़ुबान दे दी है, मैं भाईजान के लिए बात कर लूँगी। आमना होश में तो हो, वो मेरी बच्ची की तरह है। सुल्तान अहमद भी घबरा गए, और वहाज तो पहलू बदल जा रहे थे। जाकर साहब लब फेंचे बैठे थे। उसे तो मेरी इज़्ज़त का पास ही नहीं, आप तो मेरे भाई हैं, आपसे तो हर बात मनवा सकती हूँ। भाई की औलाद पर मेरा क्या हक? वो जज्बाती तौर पर उसे ब्लैकमेल करने लगी, और किन आँखियों से वहाज को भी देख रही थी। वहाज ने एक नज़र उन पर डाली, और वाकई खासी संजीदा थी।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے، وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ آمنہ کیوں تم سلطان بھائی کو اس عمر میں لوگوں سے مذاق بنواؤ گی؟ ذاکر صاحب نے بھی کہا، میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گی۔ بولیے بھائی جان، میں آپ کے لیے بات کروں؟ آمنہ کیسی بچوں والی بات کر رہی ہوں؟ اس عمر میں میرے سر پر خاک ڈلوانے کا ارادہ؟ وہ عجیب ٹینشن اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ پھپھو آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تم سے تو میں اب بات بھی نہیں کرنی، یہ میں اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہوں۔ ارے آمنہ، یہ بھی تو دیکھو، اس بچی میں اور میری عمر میں فرق ہے۔ عمر کا کیا ہے، شادی کے بعد فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ تائشہ اچھی لڑکی ہے، اس کا رشتہ گنوانا اب نہیں چاہتی۔ آمنہ نے ساتھ ہی وضاحت بھی دی، وہ جیسے ارادہ باندھ کے آئی تھی، وہ تائشہ کا رشتہ کسی سے بھی کر کے جائیں گے۔ آمنہ معیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بس حامی بھرے۔ پھپھو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تائشہ اور مابا کی عمر میں تضاد تھی، لیکن ہاتھ سے برداشت نہیں ہوا تو وہ گویا ہوا۔ ذاکر صاحب ہونٹوں پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹکائے بیٹھے تھے۔ عمر کوئی نہیں دیکھ رہا معیز بھائی، رشتہ اچھا دیکھیں گے۔ میرا بھائی آج بھی ہینڈسم لگتا ہے۔ آمنہ نے تفسرہ لہجے میں کہتے ہوئے سلطان احمد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فراز، اندر تو کچھ اور ہی کہانی ہو رہی ہے۔ بابا کی اور تائشہ باجی کی شادی یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ روحے نے فراز سے فکرمند لہجے میں کہا، وہ چکر کاٹنے لگی تھی۔ بھائی تو فضول کی ضد پال کے بیٹھ گئے ہیں شادی نہ کرنے کی۔ فراز پھر ڈرائنگ روم کے باہر جا کے کھڑا ہوا تاکہ سنے تو فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، الگ میرا مذاق بناتا رہتا ہے، تم بھی بھائی کا مذاق اڑاؤ۔ سلطان احمد کو ایک دکھ اور افسردہ لہجے میں بولے، وہ بھی تھکے بھی لگ رہے تھے۔ وہ بچی معیز بھائی کے لیے بوجھ نہیں ہے جو کسی کے بھی حوالے کر دیں گے۔ بابا کو اپنے آمنہ کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ آپ کیوں فکر کریں، معیز بھائی سے بات میں کر لوں گی۔ وہ بولے، وہ ہاتھ تسبس کا شکار تھا۔ بابا اتنے مایوس اور افسردہ ہو رہے تھے، ان پر اسے ترس آنے لگا۔ اور پھر تائشہ کو کیا قصور ہے؟ بابا کے لیے تو وہ بچوں کے برابر ہے۔ وہ اس گھر میں ان کی بیوی بن کے لوگ کتنی باتیں کریں گے، اور بابا بھی کب خوش رہیں گے؟ وہاج احمد، تمہیں یہ قربانی دینی ہے، چاہے تم سے دل سے قبول نہیں کرو گے مگر مجبوری میں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اندر سے اسے کوئی کہہ رہا تھا، پھپھو آپ میرے لیے بات کر لیں، میں راضی ہوں اس شادی کے لیے۔ وہاج رکا نہیں، یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے جیسے ہی نکلا، فراز سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ کیا وحشت ہے! وہ غصہ ہونے کے لگا۔ فراز تو جذبز ہو گیا، اندر جا کے تماشا دیکھو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس پر غصہ نکال کے چلا گیا۔ فراز خود کو سنبھال کے اندر آیا تو دیکھا پھپھو اور پھپھا دونوں ہنس رہے تھے اور بابا کے لب مسکرا رہے تھے۔ فراز سمجھ گیا یہ پھپھو کا ڈرامہ تھا۔ آمنہ، تم نے اس سے قابو کر لیا؟ بھائی جان، مجھے پتا تھا گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، اسی لیے یہ سب کیا۔ آمنہ پر جوش ہو رہی تھی جیسے کوئی مار کا سر کر لیا ہو، ویسے سرپٹا گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان احمد ایک دم سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہاج کی رضامندی چاہے زبردستی کی رضامندی تھی، مان تو گیا تھا۔ ہاں، یہ کیا ہو گیا؟ میری آزادی کے دن ختم ہوئے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو تھام کے بول رہی تھی۔ سارا کو اس کے پرپوزل کی خبر ملی تو وہ فوراً ہی امی کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ تو میں تو خوش ہونا چاہیے، کتنا خوبصورت، ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ مل رہا ہے۔ سارا کو اس پر رشک آنے لگا تھا، اتنے اچھے گھر میں جو جائے گی۔ خواہ خوش ہوں، اتنا سڑیل مزاج، پتہ نہیں ہنستا بھی ہے ہوگا یا نہیں۔ تائشہ کو تو اسی بات کی فکر تھی، وہاج ہنستا تھا نہیں تھا، اور بعد میں بھی پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہیں صرف اس بات کی پرواہ اور فکر، وہ ہنستا نہیں۔ سارا نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو چونک کے دیکھا اور کھی کر کے ہنس دی۔ ارے مجھے اور بھی باتوں کی فکر ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہیں فضول ہی باتوں کی فکر ہو گئی؟ ہاں، خود کو کی تو اتنے اچھے بندے سے شادی ہو رہی ہے، تمہیں صبح شام پیار بھرے جملے سننے کو ملیں گے۔ اسے سارا پر رشک آیا، یہ سب شادی سے پہلے کا پیار ہوتا ہے جو تمہیں مجھ پر رشک آتا ہے۔ دیکھنا، فرحان بھی اور مردوں کی طرح ہی ہوں گے جنہیں صرف بیوی نوکرانے کی طرح ہی چاہیے ہوگی۔ تم تو ناشکری اتنا پیار کرتے ہیں فرحان بھائی، اور تم ان کی نیت پر شک کر رہے ہو۔ تائشہ برا مان کے گویا ہوئی، تم دیکھنا، میں ساری زندگی تو تمہاری ہوگی، تم اپنے بچپنے سے باہر آ کے ذرا سنجیدہ ہو کے سوچنا، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تائشہ کو جیسے اس کی ہدایت اور نصیحتیں اچھی نہیں لگی تھی۔ ارے بھائی، لڑکیوں آ جاؤ، پر چائے ریڈی ہے۔ شبنم بھابی دونوں کو بلانے چلی آئی تھی۔ شبنم بھابی آپ کتنی اچھی ہیں، بس مسکے نہیں لگاؤ، بھابی کو پتہ ہے تمہیں وہ سموسے پکوڑے بھی بھر بھی دیں گے۔ تائشہ نے سارا کے بولنے پر کہا۔ شبنم بھابی مسکرانے لگی، انہوں نے شام کی چائے پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ آپا، شادی آپ اتنی جلدی کر رہی ہیں؟ سلطان بھائی کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے کریں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس دفعہ عید پر ان کی بہو ان کے ساتھ ہو۔ رفعت نے کہا۔ تائشہ کا دل تو دھک دھک کیے جا رہا تھا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ، سارا کی شادی کی تاریخ کب کی رکھی ہوگی؟ عید کے پہلے ہفتے میں رکھوں گی، اس کے سسرال والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ سارا تو کتنی خوش قسمت ہے، ہر کام تیرا کتنا آرام سے ہوگا، اور میری شادی دیکھ کیسے جلد بازی میں میرے گھر والوں کر رہے۔ تائشہ نے اس کے کان میں کہا۔ آپ کو تو تائشہ کی شادی کی تیاری جلدی کرنی پڑے گی، شگفتہ گویا ہوئی۔ ارے آمنہ کو تو بلا۔ رفعت کو آمنہ کا خیال آیا، وہ دیگر معاملات بھی ابھی نپٹانا چاہ رہی تھی۔ نپٹا لیں، پھر وہ شگفتہ سے بھی مل لیں گی۔ دادی جان، آپ آمنہ
आमना दादी वहाज का अंकल के वहाँ गई हुई हैं। अब्दुल सबूर ने उन्हें आके बताया। जी चची जान कह कर गई हैं आप नहा रही थी। इस वक्त शबनम भाभी को भी याद आए आमना पर तो ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई होगी। शगुफ्ता को गोया हुई। आमना तो शुरू से ही ताशा को वहाज के लिए कह रही थी, मैं ही टाली जा रही थी। फिर उनकी अब्बा को वहाज अच्छा लगा सोबर है, यही सोबरपन तो मुझे ले डूबेगा। ताशा अंदर ही अंदर बेशताब खा रही थी। रफ़त खुशी खुशी अपनी बहन को ताशा के ससुराल के बारे में बता रही थी। ताशा सारा से बातों में ही लगी थी। उसी दौरान उसे अपने ड्रामे भी याद आए। वो सब भुला के टीवी के आगे बैठ गई। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सारा ने मुस्कुरा के मायने खेसी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी शादी हो रही तो मैं टीवी देखना तक छोड़ दूँ? कह रही है तो तुम खुद ही अब बाद में छोड़ दोगी। वो फिर हंसने लगी। वहाज अहमद ऐसा शख्स है उसके साथ रह के मुझे डर है, मैं दुनिया ना छोड़ दूँ। वो क्लास के रह गई। तायशा खैर की दुआ करो, ऑल फॉल बकती रहती हो। सारा ने उसे सर्जिश की। तायशा कुछ जलाहट और घसीट की वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो ज़बरदस्ती टीवी ड्रामों में दिल लगाए हुए थी। थैंक्स गॉड, मुझे मेरी बेवकूफ़ी से पता नहीं क्या क्या हो जाता, मुझे ऊपर वाले ने पहली अकल दे दी। वहाज पेट पर लेटा हुआ कब से करवटें बदल रहा था। अगर बाबा की शादी तायशा से हो जाती, लोग क्या कहते? उस उम्र में क्या चौंचले सोचे, और फिर बाद में अगर किसी फ़र्द का इजाफा हो जाता फिर तो और ही लोगों को हंसने का मौका मिल जाता। फराज और रूहे पर क्या असर पड़ता? वो खुद को ही मलामत कर रहा था। वो तो उसने अक्लमंदी का सबूत दिया, उस रिश्ते को कबूल कर लिया। ये रिश्ता उसने ऐसे कबूल किया ये वही जानता था। कम उम्री में माँ का साया सर से उठा उसने, और बाबा ने कैसे रूहा और फराज को संभाला था। वो खुद भी तो अम्मी को याद करता था, कैसे वो उसकी लाड उठाती थी। रूहे की बर्दाश्त के बाद वो ऐसी बीमार पड़ी कि वो ठीक ही नहीं हो सकी। काश अम्मी आप इतनी जल्दी बाबा को यूँ अकेले करके नहीं चाहती। वहाज को बाबा का अकेलापन ज़्यादा परेशान करता था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को घर में ही मसरूफ़ कर लेते और अपने बच्चों के साथ बाप कम दोस्त की तरह ज़्यादा रहते थे। उसे बाबा पर फ़ख्र भी था। वो बेस्ट बाप थे जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वहाज को टेंशन चिंचलाहट हो रही थी। नापसंदीदा हस्ती हर वक्त उसके साथ रहेगी और उस पर ना चाहते हुए भी तो वजह देना पड़ेगी। वो तो ताशा की तरफ देखना तक नहीं चाहता था, और अब सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ रहेगी। कोई भी फजूल हरकत की तो मैं लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, सीधा करके देख दो रख दूंगा। मुझे पता नहीं जाने क्या समझती और क्या कहती, मैं भी वैसे ही बन के दिखाऊंगा। उसके अंदर का मर्द उसे चैलेंज कर रहा था। सो रहे हो? आमना फूफो की गैर मतवक्का आमद उसे चौंकाने के लिए काफ़ी थी। वो ऑफिस से आके चेंज करके लेटा था, खाना अभी उसने नहीं खाया था। नहीं तो आप और इस वक्त उठ के बैठ गया। हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कि मैं अपनी पसंद से है तायशा की तैयारी कर लूँ या तुम शॉपिंग पर ले चलोगे। आमना उसके बिखरे हुए बेडरूम को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। प्लीज़ मुझे तो माफ़ ही रखेगा, ये जनाना शॉपिंग से जिसने पहनने हैं कपड़े वगैरह उसकी मर्जी और पसंद से करे। वो वाकई जिद भी हो रहा था। इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? शादी हो रही है, कोई सोली पर नहीं चढ़े। अगर नहीं मर्जी तो मना कर दो, मैं भाई चांद के लिए बात कर लूँगी। आमना को उसकी कमज़ोरी हाथ आ गई थी। वो यही बात करके उसे ब्लैकमेल कर लेती थी। फुप्पो आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं क्या करने क्या करें? आप जानती हैं मेरा मजाज, फैसला बहुत सोच समझ के करता हूँ। वो भुना ही गया था। आमना लब पेंच के रहेगी। तुम इतने बेजार लग रहे हो तो मैं यही बोलूँगी, देखिए फुप्पो मैं ये शादी सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ, वरना मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें शादी के कुछ अरसे बाद पता चलेगा ख्वाहिश और ज़रूरत का। लहजा मायने खेजी और शरारत है। प्लीज़ फुप्पो। वो छेम गया। वहाज देखो, शादी एक अव्वलीन फ़र्ज है, ये तुम्हारी क्या इस घर की भी ज़रूरत है? तुम चाहते हो सिर्फ औरत ही इस घर को संभाल सकती है, कोई मुलाजमा या नौकरान नहीं, क्योंकि घर औरतों से ही बनता है। वो खासी संजीदा लहजे में से समझा रही थी। तायशा अच्छी लड़की है, मैंने सोचा समझ के उसका नाम लिया है, और तुम देखना तुम उसकी शख्सियत के कायल हो जाओगे। पुप्पा ये लाओ बाली लड़कियां घर संभाला नहीं करती। वो उनकी बात से इनकार ही हुआ। तुम उसे समझना और समझाना, क्योंकि वो नई जगह होगी, इसलिए घर इतनी जल्दी नहीं तो नहीं, मगर जल्द संभाल ही लेगी। आमना को कभी उम्मीद और यकीन था। तायशा हर बात जल्दी समझ लेती थी। हाँ, बस वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती थी, मगर कभी उसने खुद पर सवार नहीं किया था। और फिर ख्वाबों ख्याल में रहने कोई जुर्म तो नहीं। लगता है आप उसकी तरफदारी करने आई है। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी, कल शॉपिंग पर जाऊँगी तो रूहे को साथ ले जाऊँगी, इसे लेने आई थी। उन्होंने जल्दी से वजाहत दी। बेटा मस्बत सोचो, मनफी नहीं। उन्होंने वह हाथ के इशारे पर हाथ फेर के शफकत से कहा, जब मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होगा मस्बत कैसे सोच सकता हूँ? वो खुद ही तमस्कराना लगा। तुम जो सोच बना लो वही होगा। अगर तुम अच्छी और मस्बत सोच रखोगे, देखना इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब तुम्हारी मर्जी से होगा। वो गहरी सोच के साथ गोया हुई। थोड़ा उसे संभलने का मौका देना, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से तुम उसे इस वक्त चला सकोगे जब तुम उसे ज़बरदस्ती कोई बात मुसलत नहीं करोगे। आपने मुझे चलाद समझ कर रखा है, बुरा माना बिल्कुल भी नहीं। मगर बेटा मेरा दिल भी तो डर है, मगर मैं फिर भी सोच मस्बत रख रही हूँ। तुम ताशा से बहुत खुश रहोगे।
वो पुरएतमाद लहजे में आवाज़ में मजबूती के साथ बोल रही थी, काश ऐसा ही हो। वो उनका संजीदा चेहरा देखने लगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, कल रूहे को तुम लेने आ जाना क्योंकि काफ़ी सामान भी होगा। जी अच्छा। उसने सआदतमंदी से सर हिलाया। उसे आमना को तंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी की वफ़ात के बाद उसे उन्होंने उन पर सब पर खासी तवज्जो दी थी। अपना कमरा खुद भी समेट लो, कैसा बिखरा हुआ है। मैं खुद बिखरा हुआ हूँ। वह सुर्दगी से तरकीब तरकीब बोला। समेटने वाली आ रही है। वो उसे छेड़ती हुई चली गई। तैयारियां इतनी जल्दी जल्दी हुई थी, दिन ऐसा लग रहा था पर लगा के उड़ रहे हैं, पर लगा के उड़ रहे हैं। आमना फुप्पो और शबनम भाभी की कोशिशों से दोनों तरफ की तैयारियां भी हो गई थी। आमना ने ताशा की बरी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी वलीमा के ड्रेस इतने स्टाइलिश और खूबसूरत थे, ताशा खुद हैरान थी। उससे ये सब कहानियों ड्रामा फिल्मों में देखा था, उसके सामने उसके लिए हकीकत में बहुत कुछ था। हर्षित में क्या टीवी ड्रामा फिल्मों का सोचना शुरू हो गई। ताशा ने खुद को सर्जिश किया, उसे सोच लिया था खुद ही टीवी वो रसाले वगैरह सब ख़त्म करेगी, क्योंकि वहाँ जैसे गुस्से वाले शख्स के साथ उन सब शौक के साथ ज़िंदगी नहीं चल सकती। भाभी का पढ़ाया हुआ सबक भी तो याद रखना था। ताशा ने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया था। फिर आमना चच्ची भी तो कह रही थी, ताशा बेटा तुम वहाज के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो, मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि वहाज मिजाज का संजीदा ज़रूर है, मगर बहुत मोहब्बत और फिक्र करने वाला है। वो अपने बाप और बहन भाई का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए अगर कभी वो गुस्से में तुम्हें कुछ कह भी दे तो अपना दिल उसकी तरफ से बदगुमान नहीं करना, बल्कि उससे देखना वो क्या चाहता है। जब तुम उसके रंग में रंग जाओगी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहेगा। वो उसके सर पर हाथ रख के आहिस्ता से लहजे में समझा रही थी। ताशा का दिल वहाज के नाम पर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझना, तुम्हें वहाज नौकरानी बना के रखेगा। वो जैसे उसकी सोचों को पढ़ रही थी। सच्ची जान मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं उनके रंग में रंग भी जाऊँगी या नहीं। वो सुर्दगी से बोली, तुम ऐसा नहीं सोचो, बस तुम्हें वहाज को समझना है वो क्या चाहता है। उसे सर हिलाया। उसके दिल में तो हलचल मची हुई थी। उसे बरी की तमाम चीज़ों को बगौर दिखा। आमना सारा सामान उसके रूम में रख के गई थी। क्या सोच रही हो? शबनम भाभी भी दरवाजे पर ना करके चली। ये उनकी आदत थी, किसी रूम में बगैर नौक और इजाज़त के नहीं जाती थी। भाभी ये सब सामान इतना प्यारा और कितना महंगा तरीन है। मेरी नंद कोई सस्ती है, वो तो सबसे ज़्यादा कीमती। उन्होंने मुस्कुरा के उसे गले से लगाया। आप तो फ़ौरन ही बात घुमा देते हैं। वो छेंपी, अरे खुश होना है चाहिए, इस घर की पहली और बड़ी बहू बन के जा रही हो। शबनम भाभी बोली, आप सबने बड़ी बहू कह कर मुझे वाकई बड़ी बहू बना देना दिया है। वो सोचने लगी, शादी में चंद दिन ही तो थे। मेहंदी माइयों का वहाज ने मना कर रखा था, मगर रूहे ने शोर मचाया तो वहाज की फिर किसी ने भी नहीं मार सुनी थी। सारी रस्में करके कोई सुल्तान अहमद ने भी कह दिया था। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब करना चाह रहे थे। ताशा माइयों के जर्द गोटे किनारे के चौड़े में बैठ बहुत प्यारी लग रही थी। सारा तो कई बार उसे ये कह कर रही चुकी थी, माइयों के जोड़े में इतनी गजब लग रही थी, और शादी के ड्रेस में तो बिजलियाँ गिराओगी। तुम बस हाँकती रहा करो। मैं हाँक नहीं रही, वाकई सच कह रही हूँ। सारा उसके बराबर ही बैठ गई थी। मेहंदी माइयों सब में ही बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हुई थी। उसके अब मेहंदी लग रही थी। भाभी रूहे की भी मेहंदी लगवा दे। ताशा को उसका ख्याल है। नंद का बड़ा ख्याल आ रहा है। सारा ने हंस के छेड़ा। मेरी भाभी तो मेरा ख्याल रखती है, साहिरा जो सीखा है मैं वही करूँगी। उसने भी खुश दिली से कहा। रूहे सुमेरा के साथ पार्लर गई है, वहाँ से लगा के आएगी। आमना सच्ची साथ गई है, भाभी ने बताया। अरे शबनम, ताशा को खाना ही खिला दो। रफत को अपने बेटे के रुखसत होने का भी दुख था और साथ ही खुशी भी कि वो अपने घर रुखसत होकर जा रही। अम्मी भी मुझे भूख नहीं। वो मेहंदी लगवाते लगवाते थक भी गई थी। मुझे भी तो तुमने नाश्ता ढंग से नहीं किया। सुबह से तुमने नाश्ता ढंग से नहीं किया। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं खिला दूंगी। भाभी ने उन्हें तसल्ली दी। खिला देने में ज़रा आराम कर लो, मैं बहुत थक रही हूँ। वो थके थके लहजे में बोल रही थी। शबनम भाभी उसके लिए दूध में हॉर्लिक्स खोल के ले आई थी ताकि उसके पेट में कुछ तो जाए। क्या है भाभी, मैं नहीं पी रही, ज़्यादा नखरे नहीं करो, पियो। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पिलाया। ताशा को भी ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में एनर्जी आ गई। सिवाय सोचने के वो कुछ कर भी नहीं रही थी। खाना खाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। उसके नर्म नासिक कोमल हाथों पर मेहंदी बहुत सज रही थी। सारा ने उसे बेड पर लेटा दिया था। मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। अभी तो तुम कल और परसों भी बैठना है। सारा उसके साथ ही बैठी थी। अकड़े हुए शख्स के साथ। वो सोचने लगी, सारा मुझे डर लग रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, डरने का फ़ायदा भी नहीं। वो मुस्कुराने लगी। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। वो चिड़ी। तुम सिर्फ अच्छा सोचो, डर के बारे में नहीं, क्योंकि जैसा तुम वहाज भाई को समझ रही हो सकता वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो तो उसे तसल्ली इत्मीनान दिलाने लगे। अल्लाह करे ऐसा ही। वो दिल ही दिल में दुआ कर भी रहे थे। वो सोचते सोचते सो गई। शायद सारा की अभी आंख लग गई थी। शबनम भाभी लाइट ऑफ करके चली गई थी। सुबह नाश्ते के बाद अब्बू और भाईजान ने उसे गले लगा के खूब दुआएं दी थी। उनकी आंखें बरस पड़ी थी। आप ही अच्छी हैं, ये तो रो भी सकती हैं, हम मर्द हैं ना, इसलिए
रोते अच्छे नहीं लगेंगे। मुनीब भी उसके गले लग के नम आंखों से गोया हुआ था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ पर कब्जा मिलेगा, टीवी और कंप्यूटर बिल्कुल फ्री मिलेगा। ताशा ने मुंह बना के कहा, आप भी ऐसी बातें तो नहीं करें। मुनीब को अपनी बहन के रुखसत होने का तो कम था, और कम की खुशी ज़्यादा थी, और दासी तो ये वक्ती थी। मुनीब ने अपनी बहन को सदा खुश रहने की दुआ दिल से दी थी। आज शादी का दिन था, बयान पहुंचा था, आंखें नम हुई जा रही थी। पार्लर जाने से पहले वो सबसे ही मिलकर ली थी। ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भतीजा खौफनाक नहीं है। आमना ने उसके कान में मुस्कुरा के सरगोशी की। ताशा ने अपने आंचल से आंसू के मोती साफ किए। दुआओं के साथ वो चली गई। सारा उसके साथ साथ ही थी। शबनम भाभी को घर और मेहमानों को भी देखना था, इसलिए वो साथ ही नहीं गई थी। आमना को तो कभी अपने पाँव इधर तो कभी इधर मत थे। मुइज़ साहब ने तो कह दिया था वो हाज की तरफ की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, क्योंकि इधर कोई खातून तो थी नहीं जो शादी के झमेले संभाले। आमना ताशा के पार्लर जाते ही सुल्तान अहमद की तरफ रवाना हो गई थी। वाह, रूम तो बड़ा शानदार सजाया। निमरा ने वहाज के रूम का जायजा लिया। हर तरफ फूल कलियां थी जो फराज ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर डेकोरेट किया था। भाईजान तो करने ही नहीं दे रहे थे, बाबा ने डांट दिया तो चुप हुए। फराज ने बताया, कमरा कम दुकान ज़्यादा लग रही है। वहाज ने खुद ही मैं छक्का उड़ाया, इतना खूबसूरत तो सजाया है, बेडरूम को सजाया ही जाता है। निमरा ने अपनी मंतक निकाली। वसी और इस बेड पर फूल, कारपेट और पर्दे, फर्नीचर भी खूबसूरत है। बेडरूम सजा धज कर और भी ज़्यादा हसीन लग रहा था। वहाज, हद होती है, तुम ऐसे ही खड़े हो, कब तैयार हो गए? आमना नफीस सी फान कलर की कामदनी साड़ी में सोबर सी लग रही थी। उन सबको निकालिए, यहाँ से फिर ही तैयार होऊंगा। रूहा ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हुई अपने शोल्डर कट बालों में ब्रश चला रही थी, और समीर वहाज के लिए लैपटॉप में कुछ कर रहा था, जबकि असफर को बाबा ने शायद किसी काम में लगाया हुआ, तो वो यहाँ नहीं था। चलो फराज, निकलो, तुम भी तैयार होकर बेटा, जल्दी आ जाना है। वो उन सबको वहाँ से दौड़ा के तवाज को तैयार होने की हिदायत देकर चली गई। वहाज ने ऑफ वाइट कढ़ाई वाला शेरवानी में खुद को आईने में देखा। हैंडसम लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर एक मखमली बक्स भी रखा हुआ था, इसमें वो 2 सोने के कड़े थे जो बाबा ने दिए थे ताशा की रोनुमाई के लिए। कड़े अम्मी के थे, जो शायद बाबा ने ऐसे वक्त के लिए ही संभाल के रखे थे। आमना ने दरवाजे पर नॉक किया तो वहाज जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल आया। मेहमान भी आ गए थे। बड़ी गाड़ी में मेहमान और 2 सजी हुई गाड़ियाँ में घर में अफराद आ गए थे। बारात का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया था। सुल्तान अहमद और वहाज को मेज़ साहब और मुनीब ने गले लगा लिया। इस वक्त वहाज को दिल की हालत भी अजीब हो रही थी। जो कल तक अकेला था, आज उसकी ज़िंदगी में कोई शामिल हो रहा था। अब तो तस्वीरें भी जदीद अंदाज में बनने लगी थी। वहाज को ये सिलसिला बहुत कोफत में मुब्तला कर रहा था। निकाह वगैरह से फारिग हुए तो स्टेज पर ताशा को शबनम भाभी और सारा लेकर आई थी। वहाज की निगाह जम हो गई थी। वो परी पेकर ब्राइडल ड्रेस में किसी अप्सरा के उसे कम नहीं लग रही थी। मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निगाह उसके नीचे ही थी। उसे वहाज के पहलू में बैठा दिया गया था। ताशा के दिल की धड़कनों से उन्हें शोर करना शुरू कर दिया था। वो कहीं किसी और की तरफ देख ही नहीं रही थी। वहाज को लग रहा था वो खुद को टीवी ड्रामों की हीरोइन ही समझ रही थी। सारी रस्में भाभी और रफत को कर रही थी। सभी स्टेज पर जमा थे। रूहा तो इतनी खुश थी, वह आज उसका चेहरा देख के मुस्कुरा दिया। शुक्र है मुस्कुराया था। आमना ने उसके कान में सरगोशी की। वो छेम के उन्हें घूरने लगा। डिनर के बाद ही रुखसती का सिलसिला शुरू हो गया। वह आज को उसका फॉर्मल से ड्रेस से बहुत उलझन हो रही थी। कितना मना किया था वो ये वाहियात शेरवानी नहीं पहनेगा, मगर बाबा के हुक्म के आगे उसे मानना ही पड़ेगा। 12 बजे से पहले रुखसती उम्र में आ गई थी। ताशा सबको अफसरदा करके वहाज के उम्रा उसके घर चली आई। रो रो के सबके उसकी आंखें का मेकअप अब तो ख़राब ही हो गया था, मगर उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। आमना उसे कितनी दफ़ा चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें क्या खबर थी? ताशा को वहाँ से डर लग रहा था, क्योंकि वो जितना सोबर और संजीदा था ये उसके लिए डराने का काफ़ी था। तुम आराम से बैठ जाओ और जहाँ ये जूस पूरा ख़त्म करना। आमना ने उसे ज़रा प्यार भी बड़ी डांट पिलाई ताकि वो कुछ तो फ्रेश हो जाए। इधर वहाज को भी समझा रही थी वो ताशा से नरम रवैया रखे। वो तो जाने क्या सोचे हुए थी। ताशा ने ज़बरदस्ती जूस ख़त्म किया। रूहा तो उसके आने से बहुत ही खुश थी। ज़बरदस्ती आमना ने उसे रूम से निकाला था। ताशा का दिमाग थक गया था। बेडरूम बहुत खूबसूरत था, डेकोरेट था। भीनी भीनी खुशबू माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। काश वहाज मुझसे अच्छी तरह बात करे। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। उसी दौरान वो आ गया। ताशा संभली। दिल की धड़कनों में अरताश पैदा हुआ था। हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगी थी। ऐसी कैफियत उस पर जब भी नहीं हुई थी जब पहली दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में बैठी थी। दिल की धड़कनों की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वहाज ड्रेसिंग टेबल पर से बॉक्स उठा लाया। ये तुम्हारे लिए है बॉक्स, क्या उसके आगे रखा है? ताशा ने चौंक के मखमली बॉक्स पर नजर आ रही जो उसके कदमों के पास रखा था। पहन लो, उसने एक गहरी नज़र निगाह ताशा के सरापे पर डाली जो सर से पैर तक हसन में यकता लग रही थी, और उसकी रूप उस पर बहुत सच रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी महल की शहजादी हो जो अपने शाही तख्त पर टेक लगाए बैठी हो। ताशा ने हेलो बचत के किए बगैर सादतमंदी का सबूत देते हुए बॉक्स में मौजूद तलाई कड़े निकाले कि अपनी हनाई हाथों में पहन लिए जाएं। वहाज ने देखा उसके हाथों तो पहले ही सजे हुए थे, अब कड़े उसके हाथों में और सज गए थे। थैंक यू, बहुत
بہت پیارے ہیں کڑے، اس نے مسکرا کے شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ کا سکتا ٹوٹ گیا۔ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتی ہیں۔ جی اچھا، تائشہ سمجھ رہی تھی وہ ہاتھ پہلے اسے آزمائش سے گزارے گا، پھر ہی شاید اس پر پیار بھری نگاہ ڈالے گا۔ اس کے دماغ میں تو یہی ہوگا۔ وہ اپنے رسالے، ٹی وی اور ڈراموں سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب بھی اسے آمنہ نے ہی بتایا تھا۔ اس دن سے تائشہ کو نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ سب کچھ ترک کر کے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ حاج کو سوچ کو بدلنا چاہتی تھی۔ جو اس کے متعلق منفی خیالات رکھتا تھا وہ حاج کی ہر سرد مہری کو برداشت کرے گی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس ناول کے کل لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ آپ چینج کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، تائشہ سمجھ رہی تھی وہ ہاتھ پہلے اسے آزمائش سے گزارے گا، پھر ہی شاید وہ اسے پیار بھری نگاہ ڈالے گا۔ اس کے دماغ میں تو یہی ہوگا۔ وہ اپنے رسالے، ٹی وی اور ڈراموں سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ سب بھی اسے آمنہ کے منہ سے آمنہ نے بتایا تھا۔ اس دن سے تائشہ نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ سب کچھ ترک کر کے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ حاج کی سوچ کو بدلنا چاہتی تھی۔ جو اس کے متعلق منفی خیالات رکھتا تھا وہ حاج کی ہر سرد مہری کو برداشت کرے گی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول کمنٹ باکس میں رائے کا ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔